पीएचडी में एडमिशन ले लिया, लेकिन उनका जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो इसमें सेट नहीं होता है। ओके, वो कोई प्राइवेटली कोई इंस्टीट्यूट से पीएचडी स्टार्ट करते हैं जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। तो इसमें जो आपका ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एकदम सिंपल है, जो यूजीसी की तरफ से नेट होता है या जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है वो आप उसके थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए, और आपका एनुअल इनकम जो है अप टू ₹6 लाख है। ओके, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्कॉलरशिप अमाउंट भी काफ़ी अच्छा है। तकरीबन मैं बताता हूँ कि आपको मंथली स्टार्ट के 3 साल तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये मंथली मिलता है, और क्योंकि आप जूनियर रिसर्च फेलो रहते, और आगे के 2 साल आपको सीनियर रिसर्च फेलो का तकरीबन अमाउंट बढ़ के 25 से 30,000 इतना मिलता है। तो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से रन हो रही है, लेकिन ये यूजीसी की तरफ से होती है। जितनी भी स्कॉलरशिप पहले देखी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थी। अब हम जो आगे देख रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही है। इसमें जो फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है उसका नाम है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट ये डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो ओनली फॉर एससी स्टूडेंट्स के लिए है। एससी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट के जितने स्टूडेंट्स हैं जो 11th या 12th में पढ़ रहे हैं इस एकेडमिक ईयर में, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो परसेंटेज उन्होंने कहा है वो आपका मिनिमम 75% एंड अबव होना ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए है। और ये स्कॉलरशिप की ख़ास बात मैं एक बताता हूँ कि आपने जो स्कॉलरशिप, सपोज शेड्यूल कास्ट का कोई बच्चा है उसको कोई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रही थी वो भी मिल रही है, फिर भी उसके साथ साथ वो कैंडिडेट ये स्कॉलरशिप का भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, और इसमें भी उसका सिलेक्शन हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता होंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, आपने एक ही कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है। लेकिन ये डिपार्टमेंट की तरफ से ख़ास एक रियायत दी गई है, उन्होंने ख़ास एक पॉइंट रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दूसरी स्कॉलरशिप मिलती है, फिर भी ये स्कॉलरशिप के लिए बच्चा एलिजिबल है तो फॉर्म फिलअप कर सकता है, उसका सिलेक्शन होगा। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़कर देखते हैं कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति स्कीम, ये जो स्कॉलरशिप है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसकी तरफ से रन हो रही है, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के लिए। ओके, सब स्टूडेंट्स, इसमें ज़रूरी नहीं कि दिस इज़ ओनली फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए या SC ST के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओपन फॉर ऑल कम्युनिटी के लिए ये स्कॉलरशिप है। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज कवर कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑल प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी एक हिसाब में आप देखेंगे तो सब कोर्सेज के लिए के बच्चे इसमें एलिजिबल है। ओके, लेकिन जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें उन्होंने ख़ास ये रखा है कि आपका जो एडमिशन आपने जो लिया है, तो आपका जो एडमिशन है जनरल कैटेगरी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसके थ्रू ही होना चाहिए। कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका एडमिशन का क्राइटेरिया OBC के तरफ से होता है या EBC के तरफ से होता है, लेकिन इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका एडमिशन जो है जनरल कैटेगरी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS उसके अंडर में ही होना चाहिए। आपका इसमें पेरेंट का एनुअल इनकम जो है अप टू ₹8 लाख उतना ही होना चाहिए। और एक ख़ास पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट 2 चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, यानी आपके जो स्टार्ट यानी भाई बहन है, सपोज 3 है तो स्टार्ट के फर्स्ट सेकंड भाई बहन ही ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। खुदा ना खास्ता हो सकता है कि आपका 3rd नंबर आता है तो आप एलिजिबल नहीं है, जो ओनली फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगेन ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से स्कॉलरशिप है जिसका नाम है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उसकी तरफ से रन होती है, ओनली फॉर EBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अब EBC का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है।
अब इसमें कौन कौन से कोर्सेस रन के बच्चे एलिजिबल है वो आपको हम बताता हूँ कि इसमें जितने भी डिप्लोमा है, डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। और आपका एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसमें इन्होंने ख़ास बताया कि आपका एडमिशन जो होना चाहिए एडमिटेड फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज थ्रू कैप राउंड ओनली। ओके, आपका कैप राउंड के थ्रू ही एडमिशन होना चाहिए। आपका माइनॉरिटी कोटा में हो रहा है या मैनेजमेंट कोटा में हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका इसमें एडमिशन कैप राउंड के थ्रू ही होना ज़रूरी है। और अगेन इसमें भी आपको मैं बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट का एक इनकम पेरेंट का जो ये है एनुअल इनकम का क्राइटेरिया जो है वो 8 लाख रुपये है। तो इसमें जो आपका पेरेंट का एनुअल इनकम जो है अप टू रुपीज़ 8 लाख होना चाहिए। और इसमें ख़ास एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ओनली 2 चाइल्ड फ्रॉम फैमिली आर अलाउड फॉर टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। ओके, ओनली 2। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 से 3 भाई लोग हैं तो हम सब एलिजिबल नहीं, इसमें सिर्फ ओनली 2 चाइल्ड फ्रॉम फैमिली हो सकता है, उसमें से फर्स्ट नंबर का एलिजिबल है और थर्ड नंबर का है चलेगा, लेकिन सिर्फ फैमिली से आपके 2 बच्चों ने ही ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहिए। बढ़कर देखते हैं कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके, VJNT एंड SPC कैटेगरी के लिए। ओके, VJNT का फुल फॉर्म है विमुक्त जाति नोमैडिक ट्राइब्स और SBC का फुल फॉर्म होता है स्पेशल बैकवर्ड क्लास। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है ये डिपार्टमेंट का नाम है VJNT OBC एंड SBC वेलफेयर डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से प्रोवाइड हो रही है। और इसमें जो कोर्सेज कवर्ड है ओनली 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के जो पढ़ रहे हैं अभी इस एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट्स वही इसमें एलिजिबल है। और आपका जो परसेंटेज रिक्वायर्ड था, जो परसेंटेज आपका होना चाहिए, आपका SSC में 10th में आपका मिनिमम 75% एंड अबव परसेंटेज चाहिए। और इसमें ख़ास उन्होंने कहा है कि इनकम लिमिट भले कितना भी हो आपका, इसमें कोई उन्होंने इनकम का लिमिट का क्राइटेरिया सेट नहीं किया है ये स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें ख़ास मैं बताता हूँ और एक चीज़, जैसा इसके पहले भी हमने देखा था कि स्कॉलरशिप गई उसमें भी आप एक साथ गवर्नमेंट की 2 स्कीम के लिए आप एलिजिबल बेनिफिट ले सकते थे। इसमें भी सेम वैसा ही ये डिपार्टमेंट ने किया है कि आप यू कैन टेक एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ओके, ये जो स्कॉलरशिप थी दिस इज़ ओनली फॉर VJNT एंड SBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जो पढ़ रहे हैं और आपका परसेंटेज मिनिमम आपका 75% एंड अबव होना चाहिए 10th में, वो स्कॉलरशिप के लिए। अब आगे हम बढ़कर देखते हैं कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज फ़ी रीइंबर्समेंट स्कीम, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उसकी तरफ से रन हो रही है ओनली EBC कैटेगरी के जी स्टूडेंट्स के लिए। EBC का फुल फॉर्म जैसा आपको पहले मैं बताया था एजुकेशनल इकोनॉमिकल बैकवर्ड्स क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये। और आपका जो इसमें एडमिशन का जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में आता है तो आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में या SEBC कैटेगरी में ही होना चाहिए। आप इसमें कोई दूसरी कैटेगरी के थ्रू आपका एडमिशन हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका कंपलसरी एडमिशन जनरल कैटेगरी में या SEBC कैटेगरी के थ्रू ही होना चाहिए। और आपका पेरेंट का एनुअल इनकम 8 लाख रुपये तक उन्होंने सेट किया है, यानी आपका पेरेंट का एनुअल इनकम अप टू रुपीज़ 8 लाख होना चाहिए। और इसमें जो कोर्सेज कवर हो रहे हैं वो है MBBS है, BDS है, BAMS है, BHMS है, BPTH है, BOTH है, BSc नर्सिंग जो कर रहा है वो कोर्स भी इसमें इंक्लूड है, BOMS जो है वो भी कोर्स इसमें आता है, BPNO ये कोर्स भी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो BA SLP ये भले आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या कोई कॉरपोरेशन के इससे कर रहे हैं, सब इसमें कोर्स इसमें ओनली मेडिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ओनली मेडिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है।
तो मैं ख़ास एक मैं चीज़ बताता हूँ कि आपको इसमें जो फ़ी जो रीइंबर्स हो जाएगी वो भले सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉलेज का फ़ीस जो है 1 लाख रुपये है, तो आपको फ़ी इसका 50% आपको इसमें मिलेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं ये स्कॉलरशिप लूँ क्या वो लूँ, तो प्लीज़ मैं वही बता रहा हूँ कि आप ये पूरा जब देखेंगे हमारा जो यूट्यूब पीपीटी पूरा देखेंगे तो उसके बाद आप फाइनल करें कि आपको इस कौन सी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। वरना ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जैसा फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए आपने उसमें फॉर्म फिलअप कर दिया, ओके, और आपका परसेंटेज अच्छा था, आपका एनुअल इनकम पेरेंट का जो क्राइटेरिया सेट था उसमें आप एलिजिबल थे, आपका वहाँ सिलेक्शन हो गया, और उसके साथ साथ आपने ये भी फॉर्म फिलअप किया, लेकिन फिर आपको एक प्रॉब्लम फेस होता है कि आप कॉलेज में जाके सबमिट करते, कॉलेज वाले आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आप लोग ये सोचते नहीं है कि आपके प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप गवर्नमेंट की, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, आप सिर्फ कोई भी एक ही स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है बताता हूँ कि मेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको फ़ीस का आपको 50%, भले वो कितनी भी फ़ीस हो उसका 50%, और आपकी जो ट्यूशन फीस के साथ साथ आपका जो डेवलपमेंट फ़ीस जो आप पे करते उसका 50% दोनों मिलाकर आपको रीइंबर्स होता है, ओके। तो ये जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। इस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएं। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि अभी हम प्राइवेट स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं। आपको जैसा मैडम ने भी कहा था कि इंशाल्लाह आज का जो पीपीटी है, जो वेबिनार है, जो ये चैनल पे हम पूरा कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें हम गवर्नमेंट में आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट ट्रस्ट या फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप रन होती है वो सब हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बताता हूँ, ये चैप्टर इतना वास्ट है कि एक टाइम पे इतना सब कुछ बताना काफ़ी दिक्कत की बात है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऑथेंटिक स्कॉलरशिप है जो मिलती है वो हम पूरे कवर करें। तो इसमें फ़र्स्ट आता है मेडले फार्मास्यूटिकल की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है। ये आपको पता होगा कि सीमा खतीब स्कॉलरशिप के नाम से ये स्कॉलरशिप काफ़ी फेमस है, काफ़ी बच्चों को, पेरेंट्स को इसके बारे में पता है, जो ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका जो परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है आपका मिनिमम 60% एंड अबव आपका लास्ट ईयर में होना चाहिए। आपका पेरेंट का एनुअल इनकम जो है अप टू ₹2 लाख होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, तो इसमें कोर्सेज आते हैं डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज़ के। जितने भी आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं, भले वो मेडिकल में कर रहे हो या इंजीनियरिंग में कर रहे हो, वो सब कोर्सेज इसमें आते हैं। इसके साथ साथ ITI कोर्सेज है, मैनेजमेंट के कोर्सेज है। मैनेजमेंट में आप देखेंगे अंडर ग्रेजुएट के रहने दो या पोस्ट ग्रेजुएट के रहने दो, वो सब कोर्सेज इसमें आते हैं। क्योंकि ये जो है मेडले फार्मास्यूटिकल्स, ये अंडर CSR जो चलता है सिंखाई फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से, वो स्कॉलरशिप देते हैं। अब ये स्कॉलरशिप की एक मैं ख़ास आपको पॉइंट बताता हूँ कि आपको अप टू ₹10,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड होंगी ओके, 10,000 तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, कॉलेज के काफ़ी एक्सपेंसेस है, तो आपको इससे ज़्यादा चाहिए, तो आपको 10,000 से 1 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन वो प्रोवाइड होगा। लेकिन आपके ख़ास ये ज़रूरी है कि ओनली फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, जो ओनली फॉर महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट्स है और जिनको 10,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए, तो उनको इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो इंटरेस्ट फ्री लोन की तरफ से प्रोवाइड होंगी वो मिलेगा, ओके। अभी हमने जो स्कॉलरशिप देखा वो उसका नाम था सीमा खतीब स्कॉलरशिप। अब इसके आगे हम देखते हैं कि फेयर एंड लवली फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप। ये ख़ास बात, इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, बॉयज़ इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ओके। ये फेयर एंड लवली फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। इसका जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है आपका 60% 10th एंड 12th में होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि आपको सपोज़
10 में आपको 80% मिल गया और 12th में आपको 50% मिल गया, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका 10th एंड 12th दोनों में 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। आप बीपीएल कैटेगरी के थ्रू होना चाहिए, और जो कोर्सेस है सब कोर्सेज इसमें इंक्लूड है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, बट दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। ओके, अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि मल्होत्रा वेकफील्ड फाउंडेशन की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है वो है ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। उसका जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 75% एंड अबव आपका होना चाहिए परसेंटेज। इसमें जो आपका पेरेंट का एनुअल इनकम जो है ₹1,20,000 इसके अंदर होना चाहिए। इसमें प्योर साइंसेस के जितने भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ओनली फॉर प्योर साइंस के स्टूडेंट उसी के लिए देते हैं, और दिस इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, आपका कंपलसरी आपका डोमिसाइल जो है महाराष्ट्र में ही होना चाहिए। तो ये भी हमने जो देखा स्कॉलरशिप ये वेकफील्ड मल्होत्रा फाउंडेशन की तरफ से है। अच्छा, इसमें आगे बढ़कर मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्योर साइंसेस में कौन से कोर्सेज आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिज़िक्स, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर आगे बढ़कर हम देखते हैं बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, और काफ़ी कोर्सेज हैं। एक मैंने आपको बस एक रफली बता दिया, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये प्योर साइंस में आते हैं। तो ये वेकफील्ड मल्होत्रा फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अब हम आगे देखेंगे प्राइवेट स्कॉलरशिप में और कौन सी स्कॉलरशिप आती है। तो एक है आपका कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये जो ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, लेकिन आपको परसेंटेज मैं बताता हूँ जो रिक्वायर्ड है। आपका 11 कभी आप इस साल 11th में है, आपका एडमिशन हुआ है, तो आपका मिनिमम 75% से अबव आपका परसेंटेज होना चाहिए लास्ट ईयर। यानी आपने 10th 75% एंड अबव से पास होना ज़रूरी है। और सपोज़ आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, ओके, आप 11th में नहीं दूसरा कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपका 60% एंड अबव मार्क्स होना ज़रूरी है। इसका जो पेरेंट का एनुअल इनकम जो है ₹5 लाख होना चाहिए। और जो कोर्सेज इसमें इंक्लूड है उसमें है, जैसा आप 11th है या 3 इयर्स का आप ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, या कोई 1 ईयर का वोकेशनल कोर्स कर रहा है वो बच्चे इसमें एलिजिबल है, या कोई स्पोर्ट्स का कोई कोर्स कर रहा है वो बच्चे इसमें एलिजिबल है, या आप BDS या इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहा है। देखिए, अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप ये प्राइवेट ट्रस्ट की तरफ से प्राइवेट फाउंडेशन की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी के लिए एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट की तरफ से, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है। आपका भी एलिजिबल है, आपका परसेंटेज जो क्राइटेरिया सेट किया है वो आप इसमें आते हैं, तो आप ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम आगे बढ़कर देखेंगे सरदार पटेल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज। जो भी ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं ये, लेकिन उसमें आपका जो एडमिशन जो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थ्रू, वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। आपका जो परसेंटेज है मिनिमम आप 12th में 50% एंड अबव आपके मार्क्स होना चाहिए। आपका पेरेंट का एनुअल इनकम 6 लाख रुपये तक होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड हो रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। वो आर करंटली परसुइंग देयर फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के, जैसा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या स्पेशल एजुकेशन, वो सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, इसमें आते हैं, आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर 3 ईयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, उसका वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। ये ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका जो परसेंटेज चाहिए आपका 12th मिनिमम 60% एंड अबव आपके मार्क्स होना चाहिए। आपका पेरेंट का एनुअल इनकम जो है अप टू ₹5 लाख तक होना चाहिए। और जितने भी 3 इयर्स के ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्सेज है वो सब कोर्सेज इसमें इंक्लूड है, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
अब आगे बढ़कर हम कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर बीडीएस और इंजीनियरिंग कोर्सेज। जो भी स्टूडेंट्स इस साल बीडीएस या इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं वो सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका जो एचएससी में 12th में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% एंड अबव होना चाहिए। आपका पेरेंट का एनुअल इनकम 5 लाख तक है, लिमिटेशंस उसके अंदर अंदर होना चाहिए। और जैसे ही ऊपर ही मैंने बताया था कि दिस इज़ ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड बीडीएस कोर्स। वही इंजीनियरिंग में सब फील्ड आती है, लेकिन मेडिकल में ओनली बीडीएस ये कोर्स उन्होंने इंक्लूड किया है। उसकी तरफ से ये स्कॉलरशिप के लिए बच्चे इसमें एलिजिबल है। अब आगे बढ़कर हम देखेंगे लीला पूनावाला फाउंडेशन की तरफ से कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। तो ये स्कॉलरशिप का नाम है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। ओके, लेकिन ये स्कॉलरशिप ओनली फॉर पूना डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स वो ही इसके लिए एलिजिबल है। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज कवर कर रहे हैं वो है अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में आता है इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी एंड साइंस ये कोर्स। और कभी कोई गर्ल्स कोई लड़की पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर रही है इन बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या नर्सिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी या इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, लेकिन ओनली फॉर पूना डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ही है, वही बच्चे इसमें एलिजिबल है। यानी ऐसा नहीं कि आप पढ़ने के लिए पूना आए हैं आप, लेकिन आपका एड्रेस आउट ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप कंपलसरी पूना डिस्ट्रिक्ट के ही स्टूडेंट होना चाहिए। लेकिन अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि आप पूना के हैं लेकिन पढ़ने के लिए पूना डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, फिर भी ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है। ओके, अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है यूएसए की तरफ से एक फाउंडेशन है, उनकी तरफ से रन होती है। ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। इसका जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है 70% एंड अबव आपका के मार्क्स होना चाहिए 12th में। एंड आपका जो ये एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन या जनरल मेरिट बैंक रैंक उसकी तरफ से ही होना चाहिए। ओके, आपका एनुअल इनकम जो है ₹2,50,000 इतना है। और कौन कौन से कोर्सेज इसमें कवर्ड है उसमें आता है आपका बीई, बीटेक या इंटर 5 ईयर डुअल डिग्री कोर्स जो है वो भी इसमें कवर्ड है, या आप एमटेक कर रहे हैं वो भी इसमें कवर्ड है, या आप एमबीबीएस कर रहे हैं। मेडिकल में इन्होंने सिर्फ एमबीबीएस कोर्स यही कवर किया है। और इसमें और एक ऐड किया है उन्होंने लास्ट ईयर से कि जो स्टूडेंट्स लॉ कोर्स कर रहा है जो इनका एक अप्रूव लिस्ट है कि XYZ ये कॉलेज से लॉ कर रहे तो वो बच्चे भी इसमें इंक्लूड है, वो भी बच्चे इसमें एलिजिबल है, वो भी उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें आपको स्टूडेंट्स को कॉलेज की फ़ीस के साथ साथ सपोज़ आप हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल का भी पैसा आपको रिफ़ंड करते। सपोज़ आप मेस के पैसे वो भी आपको रिफ़ंड होते, जो आपको बुक्स वगैरह के पैसे वो भी रिफ़ंड करते, क्योंकि ये ख़ास यूएस बेस्ड स्कॉलरशिप है। ओनली आप जो ये कोर्सेस है जो बीटेक कर रहे हैं वही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। उसके बीटेक के साथ एमटेक, एमबीबीएस या लॉ के कोर्सेस। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपने ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये कोर्स अप्लाई करने के लिए आपको जो उनकी तरफ से नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड है उनके थ्रू ही आपने उनको रिक्वेस्ट करना है। फिर नोडल ऑफिसर आपने फॉर्म फिलअप करने के बाद नोडल ऑफिसर को इन्होंने फैसिलिटेटर कहा है उनके लॉगिन में आएगा। जब तक और फैसिलिटेटर आपको अप्रूवल नहीं देते, जब तक आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, उसके बाद ही आप का फॉर्म को यूएस जैसा जो है मेन हेड ऑफिस में जाता नहीं है। ओके, तो आपने कंपलसरी ये फैसिलिटेटर के थ्रू ही आपने फॉर्म फिलअप करना है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है मिसेस आबेदा नामदार, ये भी पूना के फैसिलिटेटर है। आपको मैडम को रिक्वेस्ट करना है और मैडम ने आपका पूरा एकेडमिक ईयर
क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको अप्रूवल देंगे, फिर ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हकीम अब्दुल हमीद स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप है ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन उनकी तरफ से रन हो रही है, जिसमें कोर्सेज जो कवर्ड है वो आपको मैं बताता हूँ। प्रोफेशनल कोर्सेज है, टेक्निकल कोर्सेज है, या आप ग्रेजुएशन के कोई कोर्स कर रहे हैं वो भी कोर्सेज इसमें इंक्लूड है, या आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं वो भी इसमें आते हैं। आपका परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है मिनिमम 50% एंड अबव आपका होना चाहिए, और आपका पेरेंट का एनुअल इनकम अप टू ₹3 लाख उतना है। फिर इसके बाद हम आगे बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ओके, प्रीवियसली आपको काफ़ी पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप के नाम से काफ़ी फेमस थी, जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन न्यू दिल्ली उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है, बट ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। माइनॉरिटी के जो गर्ल्स है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन ये कम्युनिटी आती है। अब इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, तो 9वीं से 12वीं तक 9 to 12 के जितने भी गर्ल्स है वो इसके लिए एलिजिबल है। आपका जो परसेंटेज है आपको मिनिमम 50% एंड अबव आपके मार्क्स होना चाहिए, और जो इनकम का जो क्राइटेरिया है अप टू ₹2 लाख उतना ही होना चाहिए। ओके, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स सब आते हैं। जो कोर्सेज इसमें कवर्ड है वो आपको मैं बताता हूँ। ऑल कोर्सेज आफ्टर 12th, भले आप अंडर ग्रेजुएट में है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सब स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। आपका जो परसेंटाइल इसमें उन्होंने ख़ास ये किया है, तो 80 परसेंटाइल एंड अबव में आपका आना चाहिए, और आपका जो इनकम है पेरेंट का अप टू ₹8 लाख वही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। ये अगेन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अभी हम आगे बढ़कर देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप आपके मॉनिटर के सामने आप देख रहे हैं उसमें बताता हूँ कि ये स्कॉलरशिप ओनली फॉर पूना कॉरपोरेशन के स्टूडेंट्स के बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल है। तो इसका नाम है भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप, या जो 10th के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, और जो 12th के लिए है उसका नाम है लोक शाहिर अन्ना बाऊ साठे स्कॉलरशिप स्कीम। ओके, ये जो है स्कॉलरशिप पूना कॉरपोरेशन की तरफ से दी जाती है। जो 10th एंड 12th में जो बच्चे हैं पास किए हैं वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, और जिनका परसेंटेज जो चाहिए 80% एंड अबव मार्क्स होना चाहिए, और इनकम का अभी क्राइटेरिया अप टू ₹2 लाख इन्होंने किया है। ओके, इसका जो फॉर्म है आपको मैं बताता हूँ। जितने भी पूना डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स इसमें आते हैं जो एलिजिबल है, आपको आपका मार्कशीट ओरिजिनल, आपका राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड ये लेकर आपका जो एरिया का जो पूना कॉरपोरेशन का वार्ड ऑफिस है वहाँ जाना है, वहाँ से फॉर्म लेना है। वो फॉर्म लेने के बाद पूरा फिलअप करके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब अटैच करना है, और आपने जो जहाँ से फॉर्म फिलअप लिया है वहीं जाके सबमिट करना है। आपने ये वार्ड ऑफिस या पूना कॉरपोरेशन का ऑफिस ये छोड़कर कहीं दूसरी तरफ आप फॉर्म नहीं सबमिट करना है, आपको वहीं कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिस में ही फॉर्म सबमिट करना है। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर पूना कॉरपोरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ये स्कॉलरशिप है। हम आगे देखते हैं कि एकलव्य स्कॉलरशिप जो है ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगेन दिस इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से है, जिसमें ऑल कास्ट के स्टूडेंट्स भले वो लड़का हो या लड़की हो सब इसके लिए एलिजिबल है। बट ये ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसका जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है आपका 60% एंड अबव आर्ट्स, कॉमर्स या लॉ में होना चाहिए।
यानी आपने जो बच्चा आर्ट्स, कॉमर्स या लॉ में है तो उनका मिनिमम 60% एंड अबव आपके मार्क्स होना चाहिए, या जो कैंडिडेट साइंस में पढ़ रहा है तो उनको लास्ट ईयर का जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 70% एंड अबव होना चाहिए। ओके, और आपका जो पेरेंट का एनुअल इनकम जो है 75,000 उतना चाहिए। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अब इसके आगे आगे हम बढ़ के हम देखते हैं कि हमने कोशिश की है कि कुछ एजुकेशन लोन के बारे में भी आपको बताएं। तो फर्स्ट है मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन स्कीम। ये जो स्कीम है इसका जो लोन अमाउंट है ये है 2,50,000 इतना आपको मिलेगा। इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट है जो चार्ज होता है वो 3% पे ही मिलता है। आपको पता होगा कि आप कोई प्राइवेट ट्रस्ट या कोई बैंक के तरफ से जाते हैं, लोन लेते हैं एजुकेशन लोन, तो आपको वहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ की रहने की वजह से आपको सिर्फ 3% पे आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड होगा, जिसका रीपेमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका रीपेमेंट आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के 6 महीने बाद, या आपका सपोज होता है कि आपका एजुकेशन हो गया कंप्लीट, उसके 6 महीने के बाद के अंदर अंदर आपको जॉब मिल गया तो आप उसका रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो छूट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपका जो एजुकेशन सपोज़ आपका 3 साल का कोर्स है तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद 6 महीने होने के बाद आपने इसका लोन आपका रीपेमेंट स्टार्ट कर देना है, जो ईजी इंस्टॉलमेंट में होगा। और आप इसमें जो आपका फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो रुपीज़ अप टू 2,50,000 उतना ही होना चाहिए उसके अंदर। ओके, तो ये जो एजुकेशन लोन स्कीम जो है ये इसका नाम है मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन, उसके लिए। तो सपोज़ आपको इसमें आपका आ जा रहा है ओके, या आपको रिक्वायर्ड है आपका कोई पर्टिकुलर आप कोर्स कर रहे हैं जिसका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और आपका लोन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो अगेन सेकंड है डॉक्टर APJ अबुल कलाम एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें आपको तकरीबन 5 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। सेम इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% है। इसका भी सेम जो रीपेमेंट स्कीम है सेम वैसा ही है कि आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के 6 महीने बाद, या आपका जैसा ही जॉब लग जाता है एजुकेशन कंप्लीट होने के 2 महीने या 3 महीने के बाद, तो आप उसका रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और ऊपर का जो ये लोन के बारे में बताया था मैंने मौलाना आज़ाद, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो जितने भी डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्सेस है वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही होना चाहिए। आपका जो डोमिसाइल है ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। और इसमें जो फैमिली का एनुअल इनकम जो है डॉक्टर APJ अबुल कलाम एजुकेशन लोन, ओके, इसमें जो आपका फैमिली का इनकम, सपोज़ आप सिटी में रहते तो आपका 1,20,000 है, या आप गांव में रहते तो आपका 98,000, इसके अंदर अंदर आपका फैमिली का एनुअल इनकम होना चाहिए। अब उससे बढ़ के हम आगे देखते हैं कि पढ़ो प्रदेश स्कीम एजुकेशन लोन स्कीम। ये काफ़ी स्टूडेंट्स आपको पता होंगे कि हायर स्टडीज़ के लिए मास्टर्स या MPhil या PhD के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिसका नाम है पढ़ो प्रदेश। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपका एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। तो किसको अप्लाई करना है आपने, क्योंकि ऊपर का तो पता है आपको कि जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन स्कीम या डॉक्टर APJ अबुल कलाम एजुकेशन लोन स्कीम ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, तो उनका एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। लेकिन ये पढ़ो प्रदेश जो स्कीम है ये आपने कहाँ अप्लाई करना है, तो इसके लिए जितने भी प्राइवेट बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है या शेड्यूल्ड बैंक है या कोई कमर्शियल बैंक है या कोई मेंबर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, ओके, वो सब बैंक्स के में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनसे कहना है कि मुझे पढ़ो प्रदेश ये एजुकेशन लोन स्कीम का बेनिफिट उठाना है।
अब इसमें ख़ास एक चीज़ मैं आगे बताता हूँ आपको, जो इंटरेस्ट का जो ये है रेट जो है वो है, द इंटरेस्ट सब्सिडी इज लिंक विद द एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन स्कीम ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। ओके, इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो है उसमें उन्होंने टाइप किया है, उसके थ्रू आपका होता है। रीपेमेंट का मेथड भी एकदम काफ़ी सिंपल है, 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन और 6 मंथ्स आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जो भी पहले होता है जब तब आपने आप इसका फ़ी का लोन रिम्बर्समेंट स्टार्ट करना है। और आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है, ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो बैंक का इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। आपको सिर्फ जो आपने लोन का अमाउंट लिया है वही उतना रीपे करना होता है। तो एक हिसाब में ये दिस इज़ इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम है। ओके, काफ़ी अच्छी स्कीम है जो तकरीबन जितने भी मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में, वो कोर्सेज के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। और आपका जो फैमिली इनकम जो है 6 लाख तक का उन्होंने सेट किया है, 6 लाख के अंदर अंदर आपका फैमिली इनकम होना चाहिए। अभी स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, फैमिली का इनकम काफ़ी लो है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, अप टू डेट नहीं होते या इनकम्प्लीट रहते, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम मिस हो जाती है। तो आपके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है आपका एसएससी, या आप कभी प्री मैट्रिक का देखेंगे तो आपका लास्ट ईयर। ओके, तो एसएससी ऑनवर्ड जो रिज़ल्ट के ज़ेरॉक्स आपका वो लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स आपका लगेगा। तो मैं हर साल जितने भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट को विज़िट करते या पेरेंट्स आते हैं तो हर साल मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्रैल में ही जो इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है, जिसको हम कहते हैं कि मराठी में कहते हैं उत्पन्नाचा दाखला, ओके, जो तलाटी ऑफिस से बनता है, वहाँ जाकर आपने, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप कोई एजेंट को बीच में इसमें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है या किसी पहचान वाले के थ्रू, कोई एकदम सिंपल प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बनाई है। जितने भी तलाटी ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना है, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म लेना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसा आपको लगेगा मैं बताता हूँ, उत्पन्नाचा दाखला पेरेंट बना रहे तो आपको लगेगा, आपका जो एरिया वाले हैं वो एरिया के ही वार्ड ऑफिस में जाना है। उसके लिए आपका राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, या आपका ये पैन कार्ड है उसका ज़ेरॉक्स, ओरिजिनल प्लस ज़ेरॉक्स लेके जाना है। इसके साथ साथ लाइट बिल भी ले लीजिए, उसका ज़ेरॉक्स लेके जाइए। वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करने के बाद पूरा फिलअप करो, काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करो, और वहाँ पर जो उनकी मिनिमम फ़ीस है वो वहाँ जाके सबमिट कर देना है। आप जब सबमिट करेंगे तो आपको एक रसीद मिलेंगी, रसीद मिलने के बाद तकरीबन वो कहेंगे आपको कि 1 हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद आइए। सिंपल है, आप 10 दिन के बाद वो रसीद जो आपको मिली है वो लेकर जाइए, बताइए, आपको आपका उत्पन्नाचा दाखला बन के मिल जाएगा। इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये पर्सनल जाके काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो हर साल आपको, भले आपको उसका ज़रूरत कभी भी पड़े, लेकिन आपने 15 अप्रैल के बाद जाकर, क्योंकि ये जो इसका डेट जो है, अकाउंटिंग जो पीरियड है उसके हिसाब से इनकम सर्टिफिकेट बनता है। आपका जो बनेगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी वैलिडिटी रहती है। आप इस पीरियड में कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद काफ़ी दूसरी स्कॉलरशिप में जो डॉक्यूमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, जिसको मराठी में कहते हैं रहीवासी दाखला। ओके, सेम इसका भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, आप वहाँ जाइए, डॉक्यूमेंट जो चाहिए पेपर्स वहाँ सबमिट कर दीजिए और आपको इजीली ये मिल जाएगा, कोई एजेंट की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद आप कभी कोई कास्ट के थ्रू आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके बाद इस एकेडमिक ईयर में, कि काफ़ी तरफ आपको मैं बताता हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट का भी रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो जो एकेडमिक जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं
वो कॉलेज से आप, स्कूल से या कॉलेज से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ओके। फिर करंट ईयर की फ़ीस रसीद का ज़ेरॉक्स लगेगा, भले आपने फ़ीस कैश में भरे हो या बैंक में जाके चालान भरे हो, दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई इशू नहीं है। भले फुल फीस भरे हो या हाफ कोई पार्ट फीस आपने पे किया हो, जितने भी हैं सब इसमें आपको रसीद का लग जाएंगे इसमें। ओके। आपका काफ़ी देखी होंगी कि आपने एडमिशन का जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बताया था कि आपका कैप थ्रू ये एडमिशन होना चाहिए, तो कैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको लगेगा। आपका लिविंग सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स वो भी रिक्वायर्ड है, वो लगेगा। स्टूडेंट का आधार कार्ड। ओके। अभी अभी देखेंगे, हमने नोट किया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के आधार कार्ड तकरीबन बन चुके हैं, तकरीबन सबके ही है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आधार कार्ड में काफ़ी डिपार्टमेंट का एक रिक्वायर्ड है कि आपका आधार कार्ड आपके जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं वो मोबाइल नंबर और आधार दोनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। भले आपने लिंक किया हो या ना किया हो, एक बार जाके और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे इसकी दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें सेट होते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ों की वजह से, कमी की वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट मोमेंट पे सर्वर पे इतना रश होता है कि सर्वर सही काम नहीं करता, फिर आपकी स्कीम मिस हो जाती है। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी साल भर कभी भी आप जाइए और आधार को आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए, आधार को आपके जो मोबाइल नंबर है उससे लिंक कर लीजिए। अब उससे आगे बढ़कर हम देखते हैं कि बैंक पासबुक ज़ेरॉक्स। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स का, जैसा फॉर एग्जांपल आप स्कूल में थे तो आपने एक अकाउंट, बैंक में अकाउंट ओपन किया था, लेकिन आप बिलो 18 थे करके आपका बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, लेकिन जॉइंट अकाउंट खुलता है। ओके। तो उस टाइम पे फर्स्ट आपका पेरेंट का नाम होता है और सेकंड स्टूडेंट का नाम लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि किसी के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है तो इमीडिएटली अभी बैंक में चले जाइए और बैंक वाले को रिक्वेस्ट करना कि आपका स्टूडेंट का फर्स्ट नाम होना चाहिए और सेकंड नाम में भले आपका अब्बा का हो, अम्मी का हो या भाई बहने जो भी है, लेकिन फर्स्ट नाम स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। ओके। तो और आपका जो बैंक में अकाउंट होना चाहिए कोई भी नेशनलाइज बैंक में ही होना ज़रूरी है। ओके। अवॉइड करो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है या शेड्यूल बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक में, उसमें अकाउंट नहीं, आपका अकाउंट नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने